हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सर्वनाम के पहले भेद का वर्णन। पहला भेद कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने पुरुष थे? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद का वर्णन। दूसरा भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन आपको समझ में आया? निश्चय मीन जिसके बारे में हमें पूरा पता है कि ये वही चीज़ है। हम वाक्य के साथ पढ़ते हैं। यह मोर है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि मोर है, तो ये हमें पता है कि ये मोर ही है। वह भिखारी है। देखो, वह मैदान में खेल रहे हैं। अब हमें पक्का पता है कि कोई ना कोई मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो हम उनकी ओर इशारा करके बता रहे हैं। और भिखारी है, हमें दिख रहा है कहीं बैठा हुआ, तो हमें पता है कि ये भिखारी है। जैसे उदाहरण के लिए मोर की पिक्चर मैंने लगा दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिसे वस्तु का हमें या प्राणी का हमें पता है कि वह क्या है। अगला भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन जिसका हमें पता नहीं चलता है। जिस वस्तु का हमें देखने से, दूर से हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि वह कौन है। जब पास में हम जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वह कौन है। तो उसकी परिभाषा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, बल्कि जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम इन दो वाक्यों के सहायता से इसको समझते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब चित्र में देख रहे हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। लड़की खिड़की से देख रही है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, मगर उसको ये नहीं पता कि कौन है। जब वो अंदर आएगा तभी हम पहचान पाएंगे कि नहीं वह है। दूर से देखेंगे तो ऐसे लग रहा है ना कि खड़ा है। फिर इस दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि सांप है या रस्सी। मीन दूर से हम उसको देख रहे हैं तो ऐसा हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो सांप है या रस्सी। जब हम पास में जाकर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वह तो रस्सी थी। ठीक है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, ये दो सर्वनाम भी समझ में आ रहे हैं या आ गए हैं? तो जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, जो देख रहे हैं पहली बार मेरा वीडियो, वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और शेयर कर देना। नेक्स्ट भेद संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम मीन हमारा आपसे क्या रिलेशन है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? रिलेशन। जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम नीचे लिखे वाक्यों की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि संबंध किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है। मैं उस कलम से लिख रही हूँ जो तुमने दिया था। अब ये लड़की बोल रही है कि अपने दोस्त के साथ कि मैं उसी कलम से लिख रही हूँ
जो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी। तो जो क्या है, संबंध बता रहा है पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब दूसरे वाक्य में है, ये वह लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया। तो जो यहाँ पर जो संबंध बता रहा है वो जो शब्द है। पहला वाक्य क्या बोल रहा है कि ये वह लड़का है, और दूसरे वाक्य में क्या बोल रहा है, वो कक्षा में प्रथम आया है। दो बातें बता रहा है एक लड़के बारे में। दोनों में इस सेंटेंस में एक उपवाक्य है एक वाक्य है, तो दोनों में उनका संबंध है, रिलेशन है। तो उसके लिए कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, जैसे सब्जी और फल। दो बातें हो गई, उसके लिए भी हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। अलग अलग सेंटेंस अलग अलग उनके लिए संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से ही पता है आपको कि किसी प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या उसका नाम क्या है, या तुम कौन हो, या वह क्या खा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कौन सा है? कौन, क्या, शब्दों की बात पूछी है। जब चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं तो चिन्ह बताने होते हैं। तो हमें जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देखा मिल गया, या कौन, क्या, क्यों का प्रयोग हुआ दिखा, तो आपने आंखें बंद करके उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख देना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब कितने भेद बताए थे मैंने सर्वनाम के? 6 भेद बताए थे। अब हम सर्वनाम के अंतिम भेद का वर्णन कर रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम। निज मैंने पहले भी बताया था कि अपने लिए यूज़ होता है, अपने लिए प्रयोग किया जाता है निज शब्द का। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए, या इसको इस प्रकार के कह सकते हैं हम, स्वयं या अपने आप के अर्थ में करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम नीचे लिखे 2 वाक्यों की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने ये चित्र स्वयं बनाया है। आप कई बार कहते हैं मैंने अपना होमवर्क अपने आप किया है। ठीक है बच्चों, वह अपने आप यहाँ आया था। तो यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम है, अपने लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है स्वयं, और दूसरे वाक्यों में है अपने आप। ठीक है बच्चों, अभी आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके 6 भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि बच्चों जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट कर देना, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।